हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने में कुछ दिन पहले से हम लोगों ने मैथ का वीडियो देखा था। आज हम साइंस का वीडियो देखेंगे। और साइंस में क्या है, एग्जाम मैथ्स का भी है, किसी का साइंस का है पहले। तो हम लोगों ने मैथ का कुछ वीडियो डालने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स को लेकर के अब हम लोगों ने साइंस का डाला। साइंस का आज डाल रहे हैं। साइंस में हम लोगों ने मिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एमसीक्यूज क्वेश्चन, और यही पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेगा, कोई ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन यही डिटो उठ करके आएगा। तो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एमसीक्यू स्टार्ट किया और ये एग्जाम को लेकर के, फाइनल एग्जाम सभी स्कूल्स में चल रहे हैं, वही चीज को लेकर के आप लोग भी इसको क्या कीजिएगा, हम आपको कुछ समय के लिए टाइम देंगे, अगर आप क्लियर करते हैं उतना देर में आप टिक करके आप देखिएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स। क्वेश्चन में क्या बोला है, वैलेंसी को लेकर के बोला है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वैलेंसी को लेकर के। वैलेंसी मालूम क्या होता है, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है उसको वैलेंसी कहा जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा, जिसके लास्ट में कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, शुरू का वर्ड लास्ट में 1 2 3 और जिसके लास्ट में 4 का छोड़ करके 5 1 2 3 4 5 6 और 7 रहा और 8 रहा, उसको क्या करते हैं 8 से माइनस करके 8 - 5 3 8 - 6 2 8 - 7 क्या होगा 1 और 8 - 8 क्या होगा 0 वैलेंसी। तो इस तरह करके इसमें देखिए आउटर मोस्ट सेल में एक 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला का वैलेंसी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। हम बोले ना जिसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 8 रहेगा उसको क्या करना है 8 से माइनस करके बनाएंगे, तो 8 - 8 क्या होगा 0 वैलेंसी होगा। तो पहला का 0 कहां पे आ रहा है, ये और ये ऑप्शन आ रहा है। इसके हिसाब से देखते हैं इसमें क्या आएगा, वो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिसके अंत में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 - 7 1 होगा, तो सेकंड का 1 होगा, तो 0 and 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए। शांत रहिए, क्या बोला गया है, बायो का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो डीएनए और राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट होता है खुद का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एनसीईआरटी का ये लाइन दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डीएनए और राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोटेक्ट द इंटायर बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोटेक्ट द इंटायर बॉडी, पूरा बॉडी को कौन कवर करता है। ये टिश्यू चैप्टर का इजी क्वेश्चन है, नाम से ही पहला में ही आएगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, मैसेजेस ले जाना, ये करना। मस्कुलर टिश्यू अलग होता है और एपिथेलियल टिश्यू हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, कनेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटायर बॉडी। हमारा स्किन से ये सब चीज प्रोटेक्टिंग टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हल्का सा ऊपर आते हैं। ओके, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ या इसमें क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड फॉर स्टेनिंग अ सेल। ये एनसीईआरटी में जब एक्टिविटी देखोगे, जब ओनियन स्पिल्स वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये एक्टिविटी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी में कहीं लाइन दिया हुआ था कि हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं स्टेनिंग के लिए। ओके, सैफ्रोनिन यूज करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि आयोडीन को छोड़ करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सैफ्रोनिन यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, याद रखिएगा। बहुत लोगों को आयोडीन तो याद है लेकिन सैफ्रोनिन याद नहीं है, तो सैफ्रोनिन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। और मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन यूज करते हैं। हम लोग क्या नहीं यूज करते, तो यहाँ पे बोला है कांट बी यूज्ड, जो नहीं यूज कर सकते वो क्या कर सकते हैं, हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से कांट बी यूज में क्या होगा, फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन अलग होता है जो यूज करते हैं हम लोग क्या, एसिड बेस कैरेक्टर्स को।
बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो देखना है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स, प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स तीनों कंटेन करता है। ओके, दूसरा बोला है कार्टिलेज हैव हार्ड मैट्रिक्स, कार्टिलेज के पास क्या होता है, कार्टिलेज को ध्यान दीजिएगा, हैव हार्ड मैट्रिक्स दैट कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये लाइन है बोन का केस में कि कार्टिलेज के पास, तो बोला है कि ये लाइन सही नहीं है, क्यों, कार्टिलेज की जगह बोन का केस का नाम रखेंगे। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टेंडन्स, ध्यान दीजिएगा टेंडन्स बोला है, यहाँ कार्टिलेज वर्ड यूज कर दिया है, इसका मतलब हमारा कार्टिलेज इज द प्रेजेंट। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन्स जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, नोज, ईयर्स, देखिए नोज है ना, नोज के पास जो लचीलापन होता है, नोज, ईयर्स, ट्रैसिया, लैरिंग्स, ये सब जगह पे क्या होता है। तो ये लाइन तो सही आ रहा है, और हमारा क्या है, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। इसमें कार्टिलेज नहीं होगा, बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, एंड टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय क्या, टेंडेंस नॉट, ठीक है, लिगामेंट, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा, ए एंड डी, कौन सा ऑप्शन होगा, ए एंड डी। चलो बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हल्का सही साइड कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अ फिल्म टिश्यू, कितना, 4, क्या 4, 4 कौन कौन सा, सिव ट्यूब, ठीक है, एक फिल्म पैरेन्काइमा, फाइबर, ठीक है, कंपेनियन सेल, क्या क्या है, सिव टिश्यू है, सिव टिश्यू, एक कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल, और एक ये फिल्म, फ्लेम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और फिल्म फाइबर, फिल्म फाइबर। तो ये 4 चीज मिलकर के क्या किया है, तुम्हारा बना हुआ है क्या, फिल्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, हीट किस में निकलता है, वेपोराइजेशन में हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा तब वो वेपोराइज होगा, कोई भी चीज को गर्म करेंगे वेपोराइज होगा, पानी गर्म कैसे होता है, तो वेपोराइजेशन किस में होता है, वेपोराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब होगा। मेल्ट में भी क्या होगा, वेपोराइजेशन कब होगा, जब हमारा क्या होगा, हीट को वो गेन करेगा, ये गेन करेगा, हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। कोई भी चीज जानते हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तभी ना सरफेस बढ़ रहा है। मेल्टिंग में भी क्या होता है उस तरह। तो बोला है कि कंडेंसेशन में हीट एब्जॉर्ब करता है, कंडेंसेशन में हीट एब्जॉर्ब होता है, सॉरी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज होता है। तो रिलीज कौन करेगा, कंडेंसेशन रिलीज करेगा और फ्रीजिंग रिलीज करेगा। 1 and 3, 1 and यही है ना, D 1 and 3। ओके, बोला है यूनिसेलर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म विच यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ, साफ कहना है कि ऑर्गेनिज्म यूजिंग ऑक्सीजन, जब भी गैस का एक्सचेंज होता है, हम लोग मालूम है क्या होता है, डिफ्यूजन, और वाटर का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। याद रखना, जब भी गैस का एक्सचेंज का बात बोला जाएगा, डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन, किसके कारण, गैस डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। ओके, अगर ये लिक्विड होता तो ऑस्मोसिस का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का बहुत ही छोटा सा लाइन दिया हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर में, जब आप देखोगे तो नेक्स्ट लाइन में यहां पे दिया हुआ है टिंचर आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। और ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो बनता है वो क्या चीज से बनता है, ये दिया हुआ था, तो क्या चीज का दिया हुआ था वहां पे, तो आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, रॉन्ग, आयोडीन इन वैसलीन, नो, आयोडीन इन वाटर, सोच करके, वाटर इन अल्कोहल, तो ये वाटर में नहीं होता है, आयोडीन इन वाटर का केस नहीं है, आयोडीन इन अल्कोहल, ऑप्शन डी। बहुत छोटा सा एक लाइन दिया हुआ है टिंचर ऑफ आयोडीन को लेकर के, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर इसको न्यूमेरिकल्स के रूप में आप सोचोगे और बनाने को सोचोगे तो बहुत ही दिक्कत होगा। बोला है कॉपर बॉल ऑफ मास 10 kg, मतलब M1, ओके,
एंड सेम डायमीटर ऑफ द एल्युमिनियम बॉल ऑफ मास, तो ये m2 हो गया, मास m1 एंड m2, बोथ बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम सिमिलटेनियसली, एक टावर से गिरा रहे हैं, व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे विल हैव द सेम, क्या होगा, एलिमिनेट कीजिए। हमको मालूम है कि मोमेंटम ये P इक्वल टू मास प्रोडक्ट इक्वल ये मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्या होता है, मास का होता है। काइनेटिक एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है मास पे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी क्या होता है, mgh पे वो डिपेंड करता है, दोनों मास पे। अब बताइए कि मास दोनों का अलग अलग है, तो क्या मोमेंटम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये सब क्या होगा, सारा गलत होगा। तो क्या होगा सेम, दैट इज ओनली एक्सीलरेशन, रिलीज करने का चीज है। एनिको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउंड से लेकर करके बोला एनिको साउंडर इन अ ट्रॉलर फिशिंग बोट होता है, रिसीव्स एन इको फ्रॉम अ सोल ऑफ फिश 0.45 फास्टर आफ्टर 0.5 सेकेंड, ये टाइम दिया हुआ है। ओके, आफ्टर इट वाज सेंट, जब भेजा गया उसके बाद, द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द वाटर, साउंड इन वाटर इज दैट इज द स्पीड, ये दे दिया v, एंड हाउ मेनी डीप, डीप मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस निकालना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सर 2d क्यों लगाए, फॉर्मूला था कि इको जो प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है 17.5 मीटर, 17.5 मीटर, डबल डिस्टेंस होगा कि नहीं हुआ, जाना टकराना, टकरा करके वापस आना, तो डिस्टेंस ट्वाइस हो रहा है। तो ये v इक्वल टू 2d/t, डिस्टेंस निकालना है तो d इक्वल टू क्या होगा, v इंटू t/2, v कितना है, वेलोसिटी कितना है, दैट इज 1500 इंटू टाइम कितना है 0.45, ओके, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 750 इंटू 0.45 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 28, ये तो नहीं होगा 150, ये बहुत कम है, 28 मतलब 30 के आसपास आएगा, लगभग 300 मीटर के आसपास आएगा। करके देख लेते हैं, 7 5 इंटू 4 5, 5 5 25 2 5, ओके, 4 5 5 25, 5 7 35, 36 37, 4 5 20, ये 300 आएगा, लगभग 3375 के आसपास, और डेसिमल कितना जाएगा, 2 डिजिट जाएगा, 375, लगभग अप्रॉक्स में क्या जा रहा है तुम्हारा 300 के आसपास आएगा शायद। ओके, कैलकुलेट कर लिया है, v इक्वल टू v वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कहाँ क्या लाइन है, एनसीईआरटी को उठाता है और डाल देता है। पहला असर्शन रीजन में क्या बताया गया क्वेश्चन में, देखिए, desert plants have a epidermis has a thick waxy coating, okay, सेंटेंस क्या बोला है, desert plants have a epidermis has a thick waxy coating, और रीजन बताया गया है desert plants have a severin coating which is a chemical substance with waterproof quality। तो पहला असर्शन क्या है, सही या गलत है, डेजर्ट प्लांट के पास एपिडर्मिस होता है, थिक वैक्सी कोटिंग होता है या नहीं होता है, ये मेरा स्टेटमेंट सही है, वैक्सी कोटिंग होगा, और क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, उसको रोकने के लिए ना आउटर सेल एपिडर्मल सेल होता है, वे सही है, वैक्सी होता है वो, लाइन सही है। दूसरा बोला है डेजर्ट प्लांट्स हैव अ, ये लाइन सुरेन कोटिंग, सुरेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्यूटीन, सुरेन नहीं होगा, क्यूटीन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोटिंग। इसका मतलब कि रीजन मेरा क्या है, गलत, स्टेटमेंट ही गलत है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है। ओके, इस सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या दिया गया, इफ 2 persons वॉकिंग और रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कोलाइड विथ ईच अदर, टकरा गए, दे बोथ फेल हर्ट, बट ऑब्वियसली आपने टकरा करके देख लेना,
टकराओगे तो चोट लगेगा, ये स्टेटमेंट सही है। एवरी एक्शन अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, बट ऑब्वियस है कि ये इधर से जा रहा था तो इसका फोर्स, ये इधर से आ रहा था इसका फोर्स, ये दो फोर्स क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है, ये भी सही है। मतलब कि assertion is true, assertion is true and reason is also true। ओके, एक्सप्लेनेशन भी सही है। assertion, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोला गया, मसल्स ऑफ द हार्ट, मसल्स ऑफ द हार्ट shows rhythmic contraction and relaxation throughout the life। पूरा जीवन भर चलता है, जब तक जीवन है तब तक क्या करेगा, हार्ट अपना बीट करता रहेगा, उसके बिना जीवन नहीं है। तो मसल्स ऑफ द हार्ट क्या करेगा, ये लाइन सही चल रहा है। दूसरा बोला है हार्ट मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स, हार्ट मसल्स क्या वॉलेंट्री है, क्या आप रोक सकते हो हार्ट को, नहीं रोक सकते, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। ओके, क्यों यहाँ पे वॉलेंट्री बोला, इनवॉलेंट्री होता। ओके, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ओके ये देखते हैं, एसेशन रीजंस का ही क्वेश्चन और दिए, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस के आधार पे क्या है। एसेशन बोला गया द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑकर इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स क्या सब जगह होता है, क्या तनाव उसका क्या पूरा मोटा, मतलब कि अपने आप वहीं से ग्रोथ नहीं सब, तो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑकर्स, ग्रोथ मतलब लंबा होना है ना, स्पेसिफिक रीजन्स में होता है, बट ऑब्वियसली स्पेसिफिक रीजन में होता है। एसेशन इज ट्रू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर डिफरेंशिएशंस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या डिफरेंशिएट होता है, टूटता है। गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू, क्या वो परमानेंट टिश्यू में टूटता है, हाँ परमानेंट टिश्यू में सेल वॉल कन्वर्ट करता है, जो बार्क है ना, छाल जो होता है पेड़ का वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर द डिफरेंशिएशन गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू, हाँ ये भी सही है। लेकिन मेरा ये लाइन से क्या लेना देना, एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओके। एसेशन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है क्या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा एक्सेलरेशन ही इज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन क्या बी सही है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर, ये सही है। एक्सेलरेशन में ये एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। एक्सेलरेशन बोला है मेलिफेरा इज कॉमनली यूज्ड वैरायटी ऑफ कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, है ना। बोला है मेलिफेरा, आप देखना एनसीटी में लाइन दिया है, मेलिफेरा इज कॉमनली यूज्ड वैरायटी ऑफ कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, ये सही है लाइन। और बोला है कि इटालियन बीज स्टे इन बीहाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हाँ लेकिन ये इटालियन बीज के बारे में बोला है, मेलिफेरा अलग बीज के बारे में बता रहा है, कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है दोनों में, तो एसेशन एंड रीजन आर ट्रू, एसेशन एंड रीजन का स्टेटमेंट्स आर ट्रू है, आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, एक्सप्लेनेशन इज क्या है, रॉन्ग है। ओके, ये एक लाइन हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ साइक्लिस्ट, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। 4 साइक्लिस्ट है ए बी सी डी आर साइक्लिंग ऑन अ लेवल स्ट्रेट रोड, कोई स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज के बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताता, तो स्पीड बता रहा है कि डी देखो कम समय में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, इसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, सी का होगा, काहे कि डिस्टेंस कम है और टाइम हल्का से ज्यादा लिया। ओके, और फिर बी क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम और टाइम उससे ज्यादा ले रहा है, और सबसे कम कौन जा रहा है,
ए जा रहा है, उसके हिसाब से आ जाते हैं। गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द दिस साइक्लिस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? साइक्लिस्ट ए इज फास्टर देन डी, साइक्लिस्ट ए इज फास्टर देन डी, नहीं, ए सबसे स्लो है, ये स्टेटमेंट गलत है। साइक्लिस्ट ए इज द स्लोएस्ट, साइक्लिस्ट ए जो है वो सबसे स्लोएस्ट है, ये लाइन तो अभी तक सही है, आगे पढ़ लेते हैं। साइक्लिस्ट सी इज फास्टर देन डी, साइक्लिस्ट सी फास्टर है डी से? नो। साइक्लिस्ट सी इज द स्लोएस्ट, साइक्लिस्ट सी स्लोएस्ट कहां से होगा? ये हम कॉम्बिनेशन बता दिए, उसके हिसाब से ये तो ग्राफ पे बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? अ गर्ल वेटिंग 45 kg इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, 45 kg के हम, और वो स्टैंड ऑन अ फ्लोर एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स, और उस पे क्या हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 200 न्यूटन का लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स। कोई लड़की होगी, उस लड़की का डाउनवर्ड फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है, ओके, ऑन द फ्लोर, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन हर बाय द फ्लोर। ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स क्या है? थर्ड लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, मतलब कितना फोर्स से जाएगा? इक्वल टू 200 न्यूटन। ओके नाइस, चलें आगे। आगे क्वेश्चन क्या है वो आते हैं। ओ वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो ध्यान देना। फिगर ग्राफ है और उस ग्राफ के आधार पे क्वेश्चन है। क्या बोला? डायग्राम शोज अ स्पीड टाइम ग्राफ, एक डायग्राम स्पीड टाइम ग्राफ बता रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है? स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा क्या बताता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये। इन विच रीजन इज द एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, कौन सा रीजन में एक्सेलरेशन घट रहा है? ध्यान दीजिएगा, V से W बढ़ रहा है, W से X तक, और ये पॉइंट यहां तक होगा, और X से Y क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? यहाँ पे जीरो हो रहा है। यहाँ इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, और घट कहाँ रहा है? Y to Z। Y to Z कहाँ पे? समय के आधार पे क्या हो रहा है? वो घट रहा है। ओके, नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन है ना, मतलब कि दिमाग हिलाने वाला है। A force of 5 Newton is applied on a body of mass m to produce an acceleration of 10 meter per second. Means यहाँ पे फोर्स F1 दे रहा है, F दे रहा है, और ये एक्सेलरेशन 1 दे रहा है। The same force, वही फोर्स बोल रहा है, मतलब F यहाँ पे भी वही लग रहा है, सेम फोर्स, when applied on the another body of mass m, दूसरा बॉडी है उसका मास m है, produce an acceleration of 200, ये A2 दे रहा है। Find the acceleration produced by the force when both the masses are combined together, दोनों को जोड़ना है। तो कहने का मतलब कि जब तक मास नहीं आएगा तब तक कहां से बनेगा? तो मास कहां से निकला? यहां से आ जाओ। फर्स्ट केस में F इज इक्वल टू कैपिटल M ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन क्या है? F इज इक्वल टू M A1 ले लेते हैं। F इज इक्वल टू 5 है, और मास का M रहने देते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M कितना आएगा? 0.5 kg। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इस केस में भी क्या करेंगे? हम लोग मास निकालेंगे। हम लोग को मालूम है सेम फोर्स है और मास m कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना है? 20 हो रहा है। इसका मतलब कि हम लोग का m जो बनेगा वो F by m 20 होगा। इसका मतलब 0 पॉइंट कितना लगेगा? 0.25 kg। अब हम लोग को टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए समझिएगा कि F इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। हमको क्या निकालना है? बोथ मासेस व्हेन कंबाइंड टुगेदर, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। फोर्स तो सेम है, फोर्स क्या है? सेम है। मास कितना है? सॉरी, मास कितना है? m1 प्लस m2, 0.5 प्लस 0.25 ऐड करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन 5 का 5 रहने देंगे, ये ऐड करके इधर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 0.5 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा? 0.75। 0.75 इंटू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, ये जाएगा ऊपर में, डबल जीरो कटेगा, 25 3 जा 25 2 20, 3 से 23 अप्रॉक्स में कितना जाएगा? 366.6 मीटर पर सेकेंड।
ओके, ये कैलकुलेशन है, याद रखना। पहले क्या कर रहे हैं, वो फोर्स से क्या किए, पहले मास निकाल दिए, सेकंड मास निकाले, सेकंड मास निकालने में कंबाइन किए, कंबाइन में बोला है नेट फोर्स वही लगेगा, टोटल फोर्स वही लगेगा जब दोनों मास को हम ऐड कर दें तो मास को ऐड किए और वहां से एक्सेलरेशन निकाले। 6.6 नाइस क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसके केस में, क्लोरीन के केस में आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला जो था वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका जो मास होता है 79 इंटू, है ना, 49.7 है, 49.7 बाई 100 प्लस इसका मास कितना है 81 इंटू 50.3 बाई 100। कैलकुलेट करेंगे, ये अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 4952, 2 से 79 कटेगा लगभग 30, ये अप्रॉक्स में कितना जाएगा, अप्रॉक्स में 2 जाएगा, 2 का 79 क्या हो जाएगा, लगभग 39 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका कितना आ जाएगा, ये दो का आधा लगभग, ये कितना जाएगा 39 40 कितना जा रहा है, लगभग 80 अप्रॉक्स में। तो कहां जाएगा आंसर, 39 प्लस 40 दैट इज 80 पॉइंट समथिंग आएगा। ये भी अप्रॉक्स है ना, ये कटेगा लगभग अप्रॉक्स में 2 जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना जाएगा 40 या 41 पॉइंट या 41 पॉइंट समथिंग आएगा या 40 कुछ समथिंग आएगा। 41 प्लस 39 करेंगे तो 80 के आसपास आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज मास जो निकालते हैं, जैसे कि क्लोरीन का 35 क्लोरीन के लिए क्या होता है 35.5 होता है ना, वो कैसे आता है उसके बारे में। ओके, 3 components that are found in almost every cell are, 3 ऐसा कंपोनेंट जो सभी में पाया जाता है, सभी सेल में। तो सबसे पहला बात, सेल वॉल खत्म करो, सेल वॉल जहां है खत्म करो, काहे कि सेल वॉल सब में प्रेजेंट होता है क्या, एनिमल सेल, प्लांट सेल का एक याद है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। प्लाज्मा न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस का केस में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक याद है ना, तो ये केस क्या होता है तुम्हारा, प्लास्टिड्स बताओ पाया जाएगा क्या एनिमल्स में, नहीं पाया जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये लाइन जो हट रहा है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक मटेरियल सब में होगा, साइटोप्लाज्म सब में होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगा। ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा, ये होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैव एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल, किसके पास थिन और फ्लैट सेल पाया जाएगा, थिन एंड फ्लैट सेल, सिंपल है, स्क्वेमस एपिथेलियम मोटा होता है, ऊपर में ही पता चल जाता है। इस क्यूबाइडल सिलिएटेड कौन सा होगा बताइए, कौन सा सेल आपको पाया जाएगा, थिन एंड फ्लैट सेल्स क्या होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉट सिलिएटेड नहीं, क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं होगा, ये मोटा होता जाता है। सिंपल बोला है कि थिन एंड फ्लैट सेल्स जो होगा वो क्या होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है, द प्रोसेस, यहां क्वेश्चन है, ओके, द प्रोसेस इन विच द सेल इनगल्फ करना फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज, क्या डिफ्यूजन होगा ना, ऑस्मोसिस होगा ना, प्लाज्मोलाइसिस एंड इंडोसाइटोसिस, बताइए प्लाज्मोलाइसिस और इंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में था और इंडोसाइटोसिस तुम्हारा, इंडोसाइटोसिस वही वर्ड आता है तुम्हारा कि इनगल्फ करना, इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, क्या एक तरह का सेल से, वन टाइप ऑफ सेल से ज्यादा, सही है या नहीं है तुम्हारा, ये सही है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा क्या है, ओनली जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, फ्लोएम भी होगा, ओके गलत है, ओनली वर्ड यूज किया, इसके लिए वो गलत हो गया, इसके लिए वो क्या हो गया, गलत हो गया, जाइलम नहीं होगा,
ओके, ये गलत हो गया। टैचेट्स एंड वेसल्स आर द फ्लैट स्ट्रक्चर्स, नहीं, ये फ्लैट नहीं होता है, ट्यूबुलर होता है। क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स लाइक होता है ना, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेकर के जाता है। तो ये खत्म हो गया। बोथ xylem एंड phloem constitutes of vascular bundle, vascular bundle होता है, ट्रू। A एंड D आर बोथ ट्रू। ओके, नेक्स्ट आ जाए बच्चों, ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टिकल्स इन स्टीम इज, क्वेश्चन है स्टीम का पार्टिकल्स जो है वो 373 केल्विन है, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम, पार्टिकल्स इन स्टीम क्या होगा? एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। बोला है कि दोनों में सेम होगा, मोर एनर्जी देन वाटर, सॉरी, पार्टिकल्स इन स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो स्टीम के पास ज्यादा हो जाता है और वाटर के पास कम हो जाता है। क्यों? साफ कहना है, ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, पढ़ लेते पहले, ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, रिलीज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, रिलीज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट एनर्जी, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का केस कहां पे आएगा? सबसे पहली बात ये खत्म हो गया। हैव एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोशन का केस है, यहां पे मोशन का केस बताया नहीं है, ठीक है। बोला है कि रिलीज, क्या बोला है? रिलीज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ये नहीं हो, सिंपल होगा, ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में लेटेंट हीट क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इसलिए स्टीम का जो होगा वो एनर्जी ज्यादा यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट? स्मोक हम लोग जानते करता है, फॉर्म करेगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर ये भी करेगा। कौन सा नहीं करेगा? लाइम जूस। लाइम जूस क्या करोगे? पानी में डालोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? वो सॉल्युबल हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो लाइम जूस नहीं करेगा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड इज एबल टू स्कैटर, एक लिक्विड है, अ लिक्विड, एक लिक्विड है जो एबल टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बट इट लीव्स नो रेसिड्यू, और लेकिन वो रेसिड्यू नहीं छोड़े रखेगा आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर। ए लिक्विड कैन बी, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचना। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ए लिक्विड इज एबल टू स्कैटर, लेकिन ये भी बोला है कि स्कैटर भी करना है। क्या बोला है? स्कैटर भी करेगा और नो सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन कभी स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट? नहीं करेगा। क्लियर बात है कि वो पास रेसिड्यू तो नहीं बचेगा, लेकिन स्कैटर तो नहीं करेगा, स्कैटर तो लाइट नहीं करेगा। सस्पेंशन में क्या होगा? सॉल्यूशन पास ही नहीं होगा, वो छलनी जैसा जमा आ जाएगा, तो ये होगा ही नहीं सस्पेंशन में। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी नहीं हो, कि जब जानोगे, जब नमक डाले जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब अनसैचुरेटेड फॉर्म में चल गया, तो उसके बाद फिर क्या करेगा? नमक जैसे छानोगे तो नमक तो दिख जाएगा ना, तो नहीं हो पाएगा। तो कौन सा होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा है जो हो स्कैटर तो बीम करेगा लेकिन नो रेसिड्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां से देखते हैं। ओके, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, एसएसएन रीजन का क्वेश्चन है। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, बर्निंग मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम